हेलो गाइस, दिस इज प्रीति। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। ये हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने वीपीटी के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था, उसके ड्रॉबैक्स भी देख लिए थे। वीपीटी फेल्स टू एक्सप्लेन नेचर ऑफ लिगेंड, कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, कहाँ पे पेयरिंग हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है, कलर क्या है कॉम्प्लेक्स का, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा और टेम्परेचर डिपेंडेंट मैग्नेटिक मूवमेंट, इन सबको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इसके लिए CFT थ्योरी आती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आती है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ओरिजिनली अप्लाई करी गई थी आयनिक क्रिस्टल्स के ऊपर, इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सबसे पहले पोस्टुलेट्स के साथ शुरू करते हैं। वीपीटी के अकॉर्डिंग मेटल एंड लिगेंड्स के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल के साथ शेयर करता है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वीपीटी के अकॉर्डिंग। बट CFT के अकॉर्डिंग मेटल एंड लिगेंड्स के बीच में प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस होती हैं। CFT क्या कंसीडर करती है कि मेटल एंड लिगेंड्स के बीच में प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस होंगी। ये कैसे होगा? मेटल पॉजिटिवली चार्ज, लिगेंड अगर इनायनिक लिगेंड है तो यहाँ पे देखो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस ऑपोजिट चार्जेस की वजह से होंगी। अगर आपके पास लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड है तो इसके केस में क्या होगा कि न्यूट्रल लिगेंड का जो नेगेटिव डायपोल होगा वो मेटल की तरफ डायरेक्टेड होगा और यहाँ पे भी आपको फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस देखने को मिलेंगी। जो नेगेटिव लिगेंड होता है उसको कंसीडर किया जाता है CFT के अकॉर्डिंग पॉइंट चार्जेस। नेगेटिव लिगेंड्स को क्या कंसीडर किया जाएगा? पॉइंट चार्जेस। एंड ये जो हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है इसको कंसीडर किया जाता है, न्यूट्रल लिगेंड्स को कंसीडर किया जाता है पॉइंट डायपोल्स। पहले दो पॉइंट्स यही एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि CFT लिगेंड्स को कंसीडर करती है पॉइंट चार्जेस और लिगेंड्स को मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन के अराउंड ऐसे अरेंज किया जाएगा। अरेंजमेंट लिगेंड्स की ऐसे होगी कि लिगेंड्स के बीच में मिनिमम रिपल्शन हो। CFT ने बताया कि मेटल एंड लिगेंड के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं होगी, यहाँ पे ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग भी नहीं होती है, यहाँ पे प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शंस देखने को मिलेगी। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं ये 2 टाइप की होंगी। एक, मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज है, लिगेंड चाहे एनायनिक हो चाहे न्यूट्रल हो, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस देखने को मिलेंगी, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस देखने को मिलेंगी। और सेकेंड टाइप की इंटरैक्शन क्या होगी कि मेटल के d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे एंड लिगेंड्स के पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर्स के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस होंगी। रिपल्सिव फोर्सेस, 2 टाइप की इंटरैक्शंस आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब फ्री मेटल आयंस के केस में जो d ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है। इन d ऑर्बिटल्स को डीजनरेट बोला जाता है। किसके केस में? फ्री मेटल आयन के केस में। बट अब जैसे ही लिगेंड्स यहाँ पे अप्रोच होंगे, लिगेंड्स के अप्रोच करते ही d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है। अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो d ऑर्बिटल्स 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएंगे, Eg एंड T2G, जिनकी एनर्जी अब डिफरेंट होगी, ये डीजनरेट नहीं रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट CFT को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आपको d ऑर्बिटल्स की शेप पता होनी चाहिए। तो ये हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं dxy, dxz, ठीक है, dyz। अब यहाँ पे ये देख सकते हो ये सारे क्या हैं? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। इनको क्या बोलते हैं हम? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। और ये हमारे पास एक्सियल ऑर्बिटल्स होंगे, एक्सियल ऑर्बिटल्स। अब इनको एक्सियल ऑर्बिटल्स क्यों बोला जाता है? dx² - y² एंड dz² को एक्सियल ऑर्बिटल्स क्यों बोला जाएगा? क्योंकि यहाँ पे आप लोब्स देख सकते हो अलोंग द एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर लोब्स हैं, dx² - y² के केस में भी एंड dz² के केस में भी। और dxy ऑर्बिटल की बात करें तो यहाँ पे हम x एक्सिस एंड y एक्सिस लेंगे और यहाँ पे लोब्स आप देख सकते हो बिटवीन द एक्सिस है।
ठीक है। यहाँ पे भी एक्स जी के केस में भी एक्स एक्सिस एंड जी एक्सिस लेंगे हम, बिटवीन द एक्सिस लोब्स होंगी, यहाँ पे भी बिटवीन द एक्सिस लोब्स होंगी, इसीलिए नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स इनको बोला जाता है। नेक्स्ट हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देखो, मेटल होगा, कोई मेटल आयन होगा, साथ में 6 लिगेंड्स आएंगे, यहाँ पे एनायनिक हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब लिगेंड्स आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का पता ही होगा, मेटल को सेंटर में रखा जाता है और 6 कॉर्नर से यहाँ पे लिगेंड्स होंगे, लिगेंड होंगे यहाँ पे। जो मेटल फ्री मेटल आयन होता है, यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स डी जनरेट होते हैं कि सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक जैसी ही होगी। अब जैसे ही 6 लिगेंड्स मेटल आयन की तरफ अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे 2 टाइप की इंटरैक्शंस देखने को मिलेंगी, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे 2 टाइप की इंटरैक्शंस देखने को मिलेगी, एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी और एक रिपल्सिव फोर्सेस होगी, ठीक है, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन होगी। अट्रैक्शन फोर्सेस ये मेटल कैटायन एंड लिगेंड चाहे न्यूट्रल हो चाहे एनायनिक हो इसकी वजह से मिलेंगे, और रिपल्शन फोर्सेस किसकी वजह से मिलेगी, जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और लिगेंड के पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, इनकी वजह से रिपल्सिव होगी। यहाँ पे सेकेंड टाइप की रिपल्सिव फोर्सेस भी हो सकती हैं लिगेंड्स एंड लिगेंड्स के बीच में, ठीक है। अब इन रिपल्सिव फोर्सेस को मिनिमाइज करने के लिए ये ML6 कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अटेन कर लेगा। ये क्या अटेन कर लेगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अटेन कर लेगा। ऐसा हाइपोथेटिकली माना जाता है कि जैसे ही लिगेंड्स कैसे अप्रोच करेंगे मेटल आयन की तरफ, स्फेरिकली सिमेट्रिकली अप्रोच करेंगे, ठीक है। स्फेरिकली सिमेट्रिकली अगर लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं तो ये डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज होगी। सारे डी ऑर्बिटल्स यहाँ पे भी डी जनरेट ही हैं, इनकी एनर्जी सेम ही है, बट ऐसा नहीं होता। लिगेंड स्फेरिकली सिमेट्रिकली अप्रोच नहीं करते हैं, यहाँ पे ये डी ऑर्बिटल्स 2 सेट्स में डिवाइड हो जाएंगे। इन दोनों सेट्स की एनर्जी डिफरेंट है। अब dx² माइनस y² ऑर्बिटल एंड dz² ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा है। ये एनर्जी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स हैं ये अप्रोच कर रहे हैं थ्रू द एक्सिस के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं, तो अब ये पॉइंटेड टुवर्ड द एक्सिस है, ठीक है। इसीलिए इन दोनों के बीच में, लिगेंड्स एंड इन ऑर्बिटल्स के बीच में रिपल्शन हो जाएगी, ठीक है, स्ट्रॉन्गली रिपल्शन होगी यहाँ पे, जिनकी वजह से इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। dx² माइनस y² एंड dz² ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और ये डिस्टेबलाइज ऑर्बिटल्स आ गए क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है। और dxy dyz एंड dxz जो कि बिटवीन द एक्सिस है, अब ये लिगेंड्स के डायरेक्टली पाथ में नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे रिपल्शन कम होगी, तो यहाँ पे एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो एवरेज एनर्जी वाला पार्ट है इसको बैरी सेंटर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, बैरी सेंटर बोला जाता है। और ये जो 2 सेट हैं इसको T2G बोला जाएगा। जो नीचे वाले ऑर्बिटल्स हैं, जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, इनको T2G बोला जाएगा और इनको EG ऑर्बिटल्स बोला जाएगा। और इनके बीच की जो एनर्जी है उसको बोलते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इनके बीच की ये जो डिफरेंस है इसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और इसको डेल्टा नोट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ये जो वैल्यू होती है इसकी बैरी सेंटर से T2G ऑर्बिटल के बीच की जो सेपरेशन होती है इसको 0.4 डेल्टा नोट से डिनोट किया जाता है, और इसको 0.6 डेल्टा नोट होगा। ये सेपरेशन क्या होगी, 0.6 डेल्टा नोट होगी। ये आप याद कैसे कर सकते हो कि जहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स हैं वहाँ पे 3 का डबल 6 नहीं आएगा, यहाँ पे 0.4 आएगा एंड यहाँ पे 0.6 आएगा। अब ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी होगी क्योंकि हमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की कैलकुलेशंस करनी होती है, वहाँ पे ये काम में आता है, ठीक है। तो ये हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे हो रही है ये देख लिया। नेक्स्ट अब हम ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है ये हम देखेंगे। फर्स्ट फैक्टर आ जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल।
जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इंक्रीज होगी, यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इंक्रीज हो रही है, मतलब लिगेंड्स यहाँ पे स्ट्रांगली इंटरैक्ट करेंगे। लिगेंड्स और यहाँ पे क्या होगा, लिगेंड एंड मेटल के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है तो लिगेंड स्ट्रांगली इंटरैक्ट करेंगे, और जहाँ पे लिगेंड स्ट्रांगली इंटरैक्ट करते हैं वहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा आ जाएगी, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ और भी ज़्यादा आ जाएगी, यहाँ पे वीकली इंटरैक्ट कर रहा है लिगेंड, वीकली इंटरैक्ट कर रहे हैं लिगेंड्स मेटल के साथ। बस आपको चार्ज देखना है, जहाँ पे चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ पे लिगेंड स्ट्रांगली इंटरैक्ट करेंगे मेटल आयन के साथ, और जितना स्ट्रांगली इंटरैक्ट करेंगे उतनी ही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे मेटल देखे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, चार्ज ज़्यादा है, लिगेंड स्ट्रांगली इंटरैक्ट करेंगे मेटल के साथ, और यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू भी क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। डिफरेंस देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम कम होगा, ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है बट डिफरेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अब ये वाला एग्जांपल हम ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं बताती हूँ कि यहाँ पे CO+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, यहाँ पे Ni+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, सॉरी सेम होने चाहिए ना, तो यहाँ पे भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही आएगा, यहाँ पे भी मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे D के 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लिगेंड सेम है, चार्ज सेम है, यहाँ पे 3D के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 3D के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स मेटल के पास जो D के 8 इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड्स के बीच में रिपल्शन होगी। अगर रिपल्शन होगी तो अब लिगेंड यहाँ पे स्ट्रांगली इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू कम आ रही है। तो एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स इंक्रीज हो रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नॉट डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि अब लिगेंड्स एंड जो हमारे पास डी ऑर्बिटल्स हैं, लिगेंड के लोन पेयर एंड डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी, लिगेंड स्ट्रांगली इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे मेटल के साथ, और डेल्टा नॉट की वैल्यू कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता है, जैसे यहाँ पे ये 3D सीरीज़ का मेटल है, आयन है, ये हमारे पास 4D सीरीज़ का मेटल आयन है, ये 5D सीरीज़ का मेटल आयन है। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है, डेल्टा नोट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। सॉरी, यहाँ पे क्या है, ये डेल्टा नॉट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, अब देखो अलोंग द ग्रुप जैसे हम जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, यहाँ पे क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, डेंसिटी की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो मोर इंटरैक्शन होगी लिगेंड्स की टूवर्ड मेटल, मोर इंटरैक्शन ऑफ लिगेंड्स टूवर्ड मेटल। यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करेगा, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करेगा तो मेटल का साइज इंक्रीज हो रहा है, मेटल आयन का साइज इंक्रीज हो रहा है, मतलब हमें मेटल विद लार्जर डी ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं। अगर लार्ज डी ऑर्बिटल हैं, डी ऑर्बिटल का साइज ज़्यादा है, ऑर्बिटल हैं, तो इसके केस में क्या होगा, लिगेंड्स अप्रोच कर सकते हैं क्लोजली। अगर लिगेंड क्लोजली अप्रोच करेंगे तो मोर इंटरैक्शन होगी लिगेंड्स की मेटल आयंस की तरफ, और यहाँ पे
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं नेचर ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, ये हम वीपीटी में भी देख चुके हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड वीक फील्ड लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स स्ट्रॉन्गली इंटरैक्ट करते हैं मेटल के साथ, स्ट्रॉन्गली इंटरैक्ट करेंगे मेटल आयंस के साथ, और वीक फील्ड लिगेंड्स वीकली इंटरैक्ट करेंगे मेटल आयन के साथ। जो स्ट्रॉन्गली इंटरैक्ट कर रहा है मतलब यहाँ पे स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब लिगेंड्स का नेचर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें बताया है। ठीक है, ये सीरीज को आप कैसे याद रख सकते हो, ये सीरीज है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये हमें लर्न करनी पड़ेगी। अब ये कैसे लर्न कर सकते हो आप, तो इसके लिए मेटल ऐसे लिगेंड्स के साथ इंटरैक्ट हो जहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है। मेटल कार्बन कंटेनिंग लिगेंड्स के साथ अगर इंटरैक्ट कर रहा है तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड होंगे। ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे। जैसे हमारे पास CO आ गया, CN आ गया, CN नेगेटिव आ गया, CH3 नेगेटिव आ जाएगा, C6H5 नेगेटिव, और एक और लिगेंड यहाँ पे याद रख लेना PR3, ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट में आता है। अगर यहाँ पे मेटल की ऐसे लिगेंड्स के साथ इंटरेक्शन हो रही है जहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, नाइट्रोजन के थ्रू मेटल की इंटरेक्शन हो रही है, तो इनको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग में आ गया। अब हमारे पास NH3, सबसे पहले हम लिख लेते हैं NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास पिरिडीन आ जाएंगे, फिर यहाँ पे फिनेंथ्रीन आ जाएगा, फिर यहाँ पे इथिलीन डाइअमाइन, अमोनिया, ये सारे लिगेंड्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर लिगेंड्स जहाँ पे डोनर एटम ऑक्सीजन है तो इनको बोलते हैं अब मॉडरेट लिगेंड्स। ठीक है, यहाँ पे वाटर, ऑक्साइड्स, फिर C2O4 नेगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन के थ्रू ही बॉन्डिंग होती है। और अगर हम बात करें तो NO3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव के केस में भी ऑक्सीजन के थ्रू बाइंडिंग होगी, तो ये भी मॉडरेट लिगेंड्स में ही आ रहा है। और अगर मेटल हैलाइड्स के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, हैलाइड्स लिगेंड हैं जैसे Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, तो ये कौन से लिगेंड्स आते हैं, ये वीकेस्ट। ठीक है, तो ऐसे अब आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर सकते हो। स्ट्रॉन्गेस्ट में देखो कौन से आए थे, CO, CN, CH3, C6H5, PR3, तो ये आ गया हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड। ये अब आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, CO आता है सबसे पहले, फिर CN नेगेटिव, PR3 नेगेटिव, उसके बाद CH3 नेगेटिव, C6H5 नेगेटिव, और उसके बाद हमारे पास आते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगेंड्स। तो यहाँ पे ये वाले आ गए, बाइपिरिडिन, NH2OH, EN, ठीक है, पिरिडीन आ गए। उसके बाद मॉडरेट लिगेंड्स में आ गए ये सारे, ठीक है, OH नेगेटिव, और जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो हैलाइड्स होते हैं। ठीक है, I नेगेटिव वीकेस्ट होगा। तो ऐसे आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मतलब थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो यहाँ पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। नेक्स्ट फैक्टर आ रहा है नंबर ऑफ लिगेंड्स। जैसे जैसे नंबर ऑफ लिगेंड्स इंक्रीज करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ CFS क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी इंक्रीज करता है। इसीलिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में CFS की वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बट यहाँ पे ध्यान क्या रखना होगा आपको कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के केस में CFS की वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल। ऐसा क्यों होता है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जनरली फॉर्म करते हैं D8 कॉन्फ़िगरेशन वाले मेटल आयन। अब 3D सीरीज़ का अगर मेटल है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड होने चाहिए। यहाँ पे क्या होने चाहिए? स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड होने चाहिए। या फिर 4D और 5D सीरीज़ के मेटल आयन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ
या फिर वीक फील्ड लिगेंड के साथ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस दे सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू ज़्यादा होगी। और जब हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में आपको कराऊंगी ना, तब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अभी बस याद रख लो, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के केस में CFS की वैल्यू ज़्यादा होती है, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, उसके बाद हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आएंगे। अब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं, जैसे कि VPT में भी हमने पढ़ा था। यहाँ पे 2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं, एक वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस आगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस आगे। यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें मेटल आयंस की, 3D सीरीज के मेटल आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, तो ये लेस देन और इक्वल टू +3 आनी चाहिए यहाँ पे जनरली, और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू +2 आनी चाहिए, ठीक है। 3D सीरीज के मेटल आयन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे D4, D5, D6, D7 मेटल आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पेयरिंग नहीं होती। वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस में पेयरिंग नहीं होती है, जबकि यहाँ पे पेयरिंग होगी। यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रही है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इसलिए इसको हाई स्पिन, इनको हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं, और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इसीलिए इनको लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोला जाता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोला जाता है, ठीक है। और क्या बात यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में डेल्टा नोट लेस होना चाहिए। डेल्टा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू लेस होगी तभी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे, मतलब पेयरिंग नहीं होगी यहाँ पे। और यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू मोर होनी चाहिए, मोर होगी तो इलेक्ट्रॉन्स EG ऑर्बिटल्स में नहीं जा पाएंगे और यहाँ पे पेयरिंग होगी, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि अगर वीक फील्ड लिगेंड्स प्रेजेंट है, ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन के चांसेस होते हैं, VPT में यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही होगी आपको, जो अभी क्लियर हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि अगर वीक फील्ड लिगेंड्स प्रेजेंट हैं तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही मिले, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही मिले, ये जरूरी नहीं है। अगर वीक फील्ड लिगेंड हैं और मेटल +3 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसके केस में क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे। इसके केस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे। और वीक फील्ड लिगेंड्स हैं और यहाँ पे मेटल 4D सीरीज या 5D सीरीज का है, 4D सीरीज या फिर 5D सीरीज का है, तो इसके केस में भी हमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही मिलेंगे। एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, जैसे हमारे पास NiF6 2 नेगेटिव है, तो यहाँ पे देखो ये वीक फील्ड लिगेंड है, बट यहाँ पे निकल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मेटल के चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे +4 चार्ज, मोर चार्ज आ रहा है, लिगेंड स्ट्रांगली इंटरैक्ट करेंगे मेटल के साथ, जिसकी वजह से डेल्टा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की ही फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और एक और बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि ये बॉक्स में लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक्सेप्शनल है ये, वाटर जो वीक फील्ड लिगेंड है और ऑक्साइड एंड अमोनिया, इसके साथ हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म करेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, ठीक है। और कोबाल्ट 2 पॉजिटिव अगर अमोनिया के साथ भी है, अमोनिया जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है,
इसके साथ भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, क्योंकि यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, ठीक है, तो लिगेंड स्ट्रांगली इंटरैक्ट नहीं कर पाता है मेटल के साथ, तो इसलिए यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में CFSC की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करेंगे, ये सब कुछ देखेंगे। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करेंगे, ये सब कुछ देखेंगे। ये हमारे पास d ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ये T2G ऑर्बिटल्स हैं, ये EG ऑर्बिटल्स हैं। G लेटर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ये जो टोटल डिफरेंस होता है T2G एंड EG में, ये होता है 10dq, ठीक है, ये हमारे पास बेरी सेंटर है। अब बेरी सेंटर से T2G ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी गैप होता है 0.4, ये हम डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे माइनस लेंगे क्योंकि बेरी सेंटर से ये डिक्रीज हो रही है वैल्यू, ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं -4dq की फॉर्म में, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे लें T2G ऑर्बिटल से लेके EG ऑर्बिटल से लेके बेरी सेंटर तक का एनर्जी गैप होता है 0.6 डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल, या फिर हो सकता है ये 6dq, ठीक है। ये याद कैसे करोगे, 3 ऑर्बिटल्स जहाँ पे होंगे वहाँ पे 3 का डबल नहीं आएगा, 3 का डबल 6 नहीं आएगा। अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 0.4 -0.4 इंटू यहाँ पे T2G ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उसके बाद आएगा आपके पास प्लस 0.6 इंटू EG ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये हम 0.4 एंड 0.6 ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल होगी, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और -4 इंटू T2G प्लस 6 इंटू EG ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे पास dq आ गया। अब हम D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग लिखेंगे। D1 एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पहले हम T2G ऑर्बिटल्स में जिसमें लेस एनर्जी है उसी में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक अब आता है 0.4 और माइनस आएगा डेल्टा नोट। CFSC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, CFSE की वैल्यू, तो इस फॉर्मूले में अब पुट कर दो, तो यहाँ पे -0.4, T2G ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 है, EG ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे आ गई ये 0.4 -0.4 डेल्टा नॉट, या फिर यहाँ पे ये 4dq आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, ये फिर से D1 लिख दिया हुआ है, इसको छोड़ दो। D2 के लिए अब हम लिखते हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो यहाँ पे ये हंट्स रूल के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इसके केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSC की वैल्यू 0 इंटू 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 0.6 में एक और EG में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे देखो ये आ रही है आपके पास डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल, तो ये आ जाएगी 0.8 -0.8 डेल्टा नॉट, या फिर -8dq। 3 का केस ले, तो यहाँ पे आ गए ये 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, तो इनके केस में भी अब CFSC जल्दी से निकाल लेते हैं हम। T2G ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, EG ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे CFSC की वैल्यू आ जाएगी -0.4 इंटू 3 डेल्टा नॉट,
विच इज़ इक्वल टू डेल्टा 4 ऑक्टाहेड्रल विच इज़ इक्वल टू 1.2 माइनस में आएगा डेल्टा 4 ऑक्टाहेड्रल या फिर 12 DQ आ जाएगा, -12 DQ आ जाएगा। नेक्स्ट देखो आप D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में, D4, D5, D6, D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी मिल सकते हैं और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये हमारे पास फ्री मेटल आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। यहाँ पे ये फ्री मेटल आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए कंडीशंस हम देख चुके हैं, वहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं वो भी फैक्टर्स आपको कंसीडर करने होंगे। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में अब 1, 2, 3, 4 मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। यहाँ पे ये जो डेल्टा नॉट होता है ये लेस होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स Eg ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे। Eg1 T2G3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी। अब हम यहाँ पे CFSE की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -0.4 × 3, उसके बाद आएगा प्लस और प्लस 0.6, यहाँ पे प्लस भी साइन लगा लेना है आपको, प्लस 0.6 × 1 आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास -1.2 प्लस 0.6, ये हमारे पास डेल्टा 4 ऑक्टाहेड्रल है, तो ये वैल्यू आ जाएगी -0.6। अब यहाँ पे प्लस माइनस वैल्यूज़ का आपको ध्यान में रखना होगा। डेल्टा 4 ऑक्टाहेड्रल या फिर 6 DQ लिख सकते हैं, -6 DQ लिख सकते हैं। अब लो स्पिन के कॉम्प्लेक्सेस के केस में जब आपके पास लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या फिर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 हो या 4 से ज़्यादा हो या फिर 4D या 5D सीरीज़ के मेटल हो, उनके केस में क्या होगा, पेयरिंग होगी। यहाँ पे ये फ्री मेटल आयन है, अब यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। ये वाला जो एनर्जी गैप है वो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा नोट मोर होगा जिसकी वजह से पेयरिंग होगी। और पेयरिंग के बाद अब आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। -0.4 × यहाँ पे 4 आ जाएगा। Eg ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, T2G में ही 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, Eg में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1.6 डेल्टा नॉट, या फिर DQ में भी आप लिख सकते हो, माइनस आएगा। अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे आपको एक और कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होगा, पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट। पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट, पेयरिंग एनर्जी होती क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप 2 इलेक्ट्रॉन इन 1 ऑर्बिटल, ठीक है। ये अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे 2, अब इन दोनों को क्या कर दिया हुआ है, फोर्सली हमने पेयर्ड कर दिया हुआ है। इसके लिए कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में D4, D5, D6, D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है तो इसके साथ साथ हमें पेयरिंग एनर्जी भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ हमें पेयरिंग एनर्जी भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब पेयरिंग एनर्जी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हुए हैं, माइनस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में कितने पेयर हैं, कितने इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी कितने पेयर हैं। यहाँ पे सिर्फ एक पेयर प्रेजेंट है और यहाँ पे एक भी पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 - 0। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, पेयरिंग एनर्जी को 1p से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1p से। आपको देखना क्या है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में कितने पेयर हैं और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में कितने पेयर हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो आ जाएगी हमारे पास पेयरिंग एनर्जी। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है D5 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड D5 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो D5 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले क्या करेंगे हम, T2G ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, फिर Eg में 2, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई T2G3 Eg2, ठीक है। अब हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फाइंड आउट कर लेते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा -0.4 × 3, उसके बाद आ जाएगा ये प्लस
0.6 इंटू 2, तो यहाँ पे -1.2 इंटू -1.2 प्लस 1.2 आ रहा है विच इज़ इक्वल टू 0, प्लस 1.2 आ रहा है विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के केस में हम ऑर्बिटल्स की फिलिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे T2G 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, यहाँ पे EG 0, ठीक है। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में पहले हमने T2G ऑर्बिटल्स को फिल करना होता है, उसके बाद EG ऑर्बिटल्स की तरफ जाना होता है। अब यहाँ पे हम CFSE फाइंड आउट कर लेते हैं। CFSE के लिए फॉर्मूला -0.4 इंटू 5, यहाँ पे डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा, -2.0 डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल, और साथ में यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी होगी पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। तो पेयरिंग एनर्जी, अब यहाँ पे देखो लो स्पिन में कितने पेयर हैं, 2, पेयरिंग एनर्जी लो स्पिन में कितने पेयर हैं, 2, माइनस हाई स्पिन में एक भी पेयर नहीं है, 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2p आ जाएगा, ठीक है। एक और आपको यहाँ पे बात ध्यान में रखनी होगी कि ये कंडीशन है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के केस में डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पेयरिंग होती है। यहाँ पे डेल्टा नॉट ज़्यादा होता है ना, इसीलिए पेयरिंग होती है। तो डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी होती, ये वाली कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी होगी लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के केस में। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के केस में डेल्टा नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी होगी, ठीक है। नेक्स्ट अब कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। यहाँ पे D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करनी है हमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में 1 2 3, पहले T2G में फिल करेंगे, उसके बाद हम EG ऑर्बिटल्स में फिल करेंगे 4 5, एंड ये आ गया आपके पास 6। तो यहाँ पे CFSE फाइंड आउट कर लेते हैं। अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आ जाएगी -0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 2, ये आ जाएगी -1.6 प्लस 1.2, तो ये आ गया आपके पास 0.4, -0.4 डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल DQ में भी आप लिख सकते हो। अब D6 लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है, तो इसके केस में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, T2G ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, EG ऑर्बिटल्स में 0, यहाँ पे EG में 2 थे, T2G में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे अब CFSE फाइंड आउट करते हैं हम। तो यहाँ पे 0.4 -0.4 इंटू 6 आ जाएगा डायरेक्टली, ये डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल आ गया, प्लस हमें यहाँ पे अब पेयरिंग एनर्जी भी फाइंड आउट करनी होगी। तो यह आ गया -2.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के लिए। पेयरिंग एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में 3 पेयर हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में अब 1 पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2p आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2p। अब यहाँ पे देखो ध्यान में रखना है कि कभी कभी बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं कि 3 पेयर्ड हैं इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम 3p लिख देंगे। नहीं, आपको क्या करना है, लो स्पिन में कितने पेयर हैं, हाई स्पिन में कितने पेयर हैं, उनको सबट्रैक्ट करो और वही पेयरिंग एनर्जी आएगी। नेक्स्ट D7 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये T2G ऑर्बिटल्स आ गए, EG ऑर्बिटल्स आ गए, T2G में 1 2 3 देन 4 5, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो ये 6 और 7 आ गया, ठीक है। अब इसके केस में CFSE, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। CFSE हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे -0.4 इंटू 5 प्लस 0.6 इंटू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2.0 प्लस 1.2 विच इज़ इक्वल टू -0.8 डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा, ठीक है।
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के केस में 1 2 3 4 5 6 7 हमने ये फिल कर दिए इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे ये 7 आ जाएंगे। ठीक है, CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे ये T2G ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, EG में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 1 प्लस हमें यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी भी फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस 2.4 प्लस 0.6 प्लस पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, तो ये आ गया अब हमारे पास माइनस 1.8 प्लस अब पेयरिंग एनर्जी देखते हैं क्या होगी। पेयरिंग एनर्जी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में 3 पेयर हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में 2 पेयर हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 1p। पेयरिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी 1p। ठीक है, और यहाँ पे ये कंडीशंस भी ध्यान में रखनी है कि डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी होगा, और यहाँ पे डेल्टा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के केस में डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल लेस देन पेयरिंग एनर्जी होगा। नेक्स्ट अब हम D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं यहीं पे फिल करके बता रही हूँ। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में 1 2 3 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे T2G में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, EG में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे भी अब T2G में 6 इलेक्ट्रॉन्स है एंड EG में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, इसीलिए D1, D2, D3, D8, D9 एंड D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम हाई स्पिन या लो स्पिन नहीं बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब CFSC की बात कर लेते हैं, SE की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस 0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 2 आ जाएगा। यह आ गया माइनस 2.4 प्लस 1.2 विच इज़ इक्वल टू माइनस 1.2। यहाँ पे डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल आएगा या फिर माइनस 12 DQ आ जाएगा। ठीक है, सेम वे में हम यहाँ पे भी लो स्पिन के लिए भी अभी ये सेम ही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू आएगी। यहाँ पे कोई पेयरिंग एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि देखो पेयर लो स्पिन में 1 2 3 एंड हाई स्पिन में भी 1 2 3 3 माइनस 3 0 ही आएगा। तो यहाँ पे भी CFSC की वैल्यू माइनस 1.2 डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल ही आएगी। ठीक है, D9 और D10 के केस में भी अब हमें हाई स्पिन या लो स्पिन नहीं देखना होता है। यहाँ पे आप इजीली खुद से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। D10 के केस में तो 0 ही आएगी। नेक्स्ट अब हम ये एग्जांपल्स ले रहे हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, या फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट करो। तो आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से क्या फाइंड आउट करना है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं। ठीक है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन आप कहाँ से फाइंड आउट करते हो। हाइब्रिडाइजेशन हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए कंडीशंस, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्या कंडीशंस होंगी कि मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +4 है या +4 से ज़्यादा है, और अगर लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है तो वहाँ पे भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की ही फॉर्मेशन होती है। अगर मेटल 4D या 5D सीरीज़ का है और वीक फील्ड लिगेंड्स हैं तो वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, वहाँ पे भी लो फील्ड कॉम्प्लेक्स की ही फॉर्मेशन होती है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में हम वीक फील्ड लिगेंड्स देखते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स देखते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेटल आएगा ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3D6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं तब तो डायरेक्टली हमें क्या करना है, यहाँ पे पेयरिंग कर देनी है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। ये क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मिल गए तब तो डायरेक्टली आप लो स्पिन कॉम्प्लेक्स देख सकते हो। तो हमें यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 6 1 2 3
4, 5, 6 ये डायमैग्नेटिक इन नेचर आ गया। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट अब ये वाले एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हम क्या सोचते हैं कि यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, बट क्योंकि कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही होगा। ये क्या होगा? हाई स्पिन। अब ये ध्यान में रखना, ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, यहाँ पे फिल कर देते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। T2G ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, EG में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब यहाँ पे क्रिस्टोफर स्प्लिटिंग एनर्जी भी आपको पूछी जा सकती है, तो ये तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने ऊपर सारे कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको फाइंड आउट करना सिखा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कोबाल्ट, यहाँ पे क्या है? कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोबाल्ट अमोनिया के साथ एंड वाटर के साथ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। यहाँ पे भी कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और लिगेंड यहाँ पे वाटर है, तो यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की ही फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे क्या होगी? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 3D6, 6 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर देते हैं। N की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई, ये भी डायमैग्नेटिक इन नेचर है, ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। यहाँ पे भी आपसे क्रिस्टोफर स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करने को दी जा सकती है। अब नेक्स्ट देखो, ये एग्जाम्पल है। अब ये कोर हीर 4D सीरीज़ का मेटल है, 4D सीरीज़ का मेटल है। यहाँ पे RH आएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पे अगर 4D सीरीज़ आपको दिख गया कहीं पे भी मेटल 4D सीरीज़ का या फिर 5D सीरीज़ का मेटल आयन दिख गया, तब आप डायरेक्टली बोलोगे कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। हमें यहाँ पे लिगेंड्स चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, अगर मेटल आयन 4D सीरीज से है या 5D सीरीज से है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे आ जाएंगे 4D के पास 3 पॉजिटिव, यहाँ पे भी 4D 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। इसके केस में देखो Ru फीरूओस, ये भी 4D सीरीज़ का ही मेटल है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पे भी 4D 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। और यहाँ पे निकल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D 8 and 2 6 ही आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये वीक फील्ड लिगेंड है, पर जहाँ पे भी मैंने बताया कि मेटल +4 या इससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, अगर वो 3D सीरीज़ का भी है तब भी वो क्या करेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म करेगा, चाहे लिगेंड वीक फील्ड हो या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब ये डायमैग्नेटिक इन नेचर ही आएगा। तो D1, D2, D3, D8, D9, D10 के केस में हमें लो स्पिन एंड हाई स्पिन नहीं देखने हैं। और यहाँ पे मैं 1-2 और एग्जांपल्स आपको बताती हूँ कि अगर 3D सीरीज़ के मेटल की बात कर रही हूँ मैं, Cr2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव और यहाँ पे कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, ये आयोडाइड लिगेंड से लेके स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बात कर रहे हैं हम, NH3 लिगेंड्स तक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये आयोडाइड लिगेंड से लेके NH3 लिगेंड्स तक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की ही फॉर्मेशन करेंगे। और एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि Mn3 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव वाटर के साथ ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म करता है। सिर्फ कोबाल्ट ही एक्सेप्शनल केस है, ये हाई स्पिन
कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोबाल्ट 3 पॉजिटिव लेते हैं, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है और ये वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। अब ये मत बोल देना कि कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव प्लस हम वाटर और O2 नेगेटिव, यही हम एक्सेप्शनल केस ले रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की ही फॉर्मेशन होगी, स्पिन कॉम्प्लेक्स की ही फॉर्मेशन होगी। ठीक है, सो ये हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देख ली। कल के लेक्चर में हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे CFSE फाइंड आउट करेंगे और फर्दर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की तरफ चलेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू गाइज।